प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्यों करने चाहिए, अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। लेकिन पिछले गाइडेंस वीडियो पर एक ये कमेंट था और एक ये कमेंट था जिसमें बेसिकली एक स्टूडेंट कहना ये चाहते हैं कि मैंने 40 साल के PYQ 2023 में किए, तब भी आई एम हैविंग 57 मार्क्स, नॉट क्वालिफाइड। एंड 2024 में 40 के बदले 10 साल के किए 5 बार, तब भी 60 मार्क्स हैं, अगेन नॉट क्वालिफाइड। Another person is telling I want to do PYQs and thinking for last 3 attempts। ये जो वीडियो है आप देखना MSGP में, ये वाला वीडियो है, पहला वाला। तो क्या रीज़न्स हैं PYQs करने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं है? देखो, पहली चीज़ तो ये है, PYQ से पहले आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स तो आपकी रहेंगी, बाकी जो मटेरियल है वो तो रहेगा, वो तो कहीं नहीं जाएगा। बट फिर भी जितना मैं एम्फेसाइज़ करता हूँ या जो एम्फेसिस होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट करने में क्या फ्लॉज रह जाते हैं, PYQs को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ करें कि अगर हम इसे 100% नहीं ले जा सकते तो एटलीस्ट इसे 90% जोन तक तो लेके आएँ। हमारे 60 मार्क्स ना आके एटलीस्ट कट ऑफ से ±10 मार्क्स के जोन में तो पहुँचें। उसके लिए क्या करना चाहिए, मेनली 4 चीज़ों पे मैं बात करूँगा इस लेक्चर में कि PYQs करना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको एसिमुलेट करना इंपॉर्टेंट है। कुछ 5 या 6 पॉइंट्स में मैं बात करूँगा। फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, एग्ज़ाम मोड की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, एंड इसमें इस बार ये फैक्टर क्यों ऐड होना चाहिए, वेदर से एडेप्टेशन एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ज़रूर सुना होगा, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफ़ी सारी चीज़ों में एंड इनमें भी एंड PYQs में भी ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन में कैसे ऐड करेगा उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस क्या है PYQ सॉल्व करना और एसिमुलेट करना। जैसे मान लो मैंने कहा कि सपोज सम पर्सन इज़ डूइंग 40 ईयर्स PYQ, उन्होंने ये लिया एंड सॉल्यूशन पढ़ने शुरू कर दिए। ठीक है, ये पढ़ा जितना याद हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो चलो सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम आ गए, इसको पढ़ लिया, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से हम करते चले गए। राइट, ये क्वेश्चन पूछा, देन इसके बाद ये वाला क्वेश्चन पूछा, इस तरह से पढ़ लिया, हो गया, सॉल्यूशन याद कर लिया। प्रॉब्लम ये है, एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर ले रहे हैं कि हाँ इसका ये है और बेसिक चीज़ याद कर ले रहे हैं, वो भी बेनिफिट में है। राइट, जब क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट होते हैं, जैसे क्वेश्चन मान लो मैं मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊँ 2024 में क्वेश्चन जो डायरेक्ट रिपीटेड आपको दिखेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से 2024 में पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें 2 स्टेटमेंट की बात की गई है कि ऑल इंडिया फेडरेशन इसकी बात की है एंड डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ये उसके बाहर थे। राइट, तो ये क्वेश्चन ना 2017 या 18 में पूछा हुआ है शायद ये रहा। राइट, अब ये वही है, फेडरेशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था। अब अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन में जाओ तो आपको दिखेगा कि डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड की ये सेक्टर डायरेक्ट कंट्रोल अंडर गवर्नर जनरल, ये पॉइंट लिखा हुआ। पहला पॉइंट भी है फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करता है, तो ये तो डायरेक्ट रिपीटेड है, डायरेक्ट रिपीटेशन है। तो डायरेक्ट रिपीट ये 2018 में ही हुआ ना रिपीट, तो ये 2 नंबर तो आपके मार्क्स में ऐड होने चाहिए, डिस्पाइट दैट कि एक इजी क्वेश्चन है, इजी होना चाहिए। अब इनडायरेक्ट रिपीट कई बार सॉल्यूशन से हो गए, आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हो, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी सच्चिदानंद सिन्हा वाला क्वेश्चन इनडायरेक्ट रिपीट है, डिलिमिटेशन कमीशन वाला क्वेश्चन इनडायरेक्ट रिपीट है। इस तरह हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की पिछले लेक्चर में बात की है। अगर आपको देखना है तो ये लेक्चर MSGP में पहला लेक्चर, इन सब में आप जाके देख सकते हो। अब तीसरी चीज़, एग्जामिनर माइंडसेट। PYQ से हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं, एक तो डायरेक्ट रिपीट कहाँ हो रहा है, एक इनडायरेक्ट रिपीट कहाँ हो रहा है, तीसरा क्वेश्चन कब छोड़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे वर्क करेंगी, प्लस जो एक आने वाली नेक्स्ट बिग थिंग है यूट्यूब पर वो है लीगल रीजनिंग इन पॉलिटी। आप देख लेना, आने वाले टाइम में ये चीज़ एक्सप्लोड करनी चाहिए यूट्यूब पर, बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर। राइट, तो ये सब चीज़ें आप कैसे समझते हो। अब मैं कहूँ एग्जामिनर माइंडसेट, एग्जामिनर कब आपको क्वेश्चन गलत कराना चाहता है। मैं वापस से इसमें अगर आपको कहूँ, जो आर्टिकल 109 का क्वेश्चन पूछा रिसेंटली ये 2024 में, ये क्वेश्चन एग्जामिनर जानता है कि आप आर्टिकल 1110 ढूंढ रहे हो। राइट, अगर आप प्रीवियस ईयर करके गए हो, सिनॉप्सिस के स्टूडेंट हो, ये 2023 का क्वेश्चन है, चलो ठीक है 2023 में नहीं आता, आप 2013 इस साल भी करके गए हो, तो यहाँ भी तो लिखा हुआ है ना। राइट, तो ये चीज़ें लेकिन होंगी कैसे, इतना डेप्थ में आप कैसे जाओगे कि 109 तक पहुँचना है, 109 तक नहीं पहुँचना है। आप देखो, मनी बिल इम्पॉर्टेंट है।
अब एग्जामिनर माइंडसेट कैसे काम करेगा, आर्टिकल 110 आप ढूंढ रहे हो, आर्टिकल 109 है डेटा फैक्ट, दीज आर ऑलवेज रॉन्ग, बट यहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया, आपको डेटा देकर आपके सारे एलिमिनेशन टेक्निक्स गलत कराई। एग्जामिनर माइंडसेट पकड़ने के लिए आपको PYQs पे जाना पड़ेगा। एलिमिनेशन टेक्निक में एक बहुत इस्टेब्लिश्ड एलिमिनेशन टेक्निक है कि डेटा इज़ रॉन्ग इन पॉलिटी या इन यूपीएससी GS, बट यहाँ क्या किया उन्होंने, आपके हिसाब से जो रॉन्ग डेटा था, आपका परसीव्ड रॉन्ग डेटा उन्होंने सही करा दिया, और क्या हुआ, उससे क्वेश्चन गलत हो गया। एग्जामिनर माइंडसेट क्या है उसको समझने के लिए, एग्जामिनर के माइंड में झांकने के लिए आपको प्रीवियस ईयर करने ही पड़ेंगे, तब शायद आप ये क्वेश्चंस छोड़ने में कैपेबल हो जाओ कि हाँ ये क्वेश्चन मैं छोड़ सकता हूँ। अब दो चीज़ें जो PYQ से सीखी जा सकती है एंड उन पे महारत हासिल की जाएगी, पहली है एलिमिनेशन टेक्निक, दूसरी है लीगल रीजनिंग। तो इन दोनों चीज़ों की बात करते हैं। अगर पॉलिटी की बात करें, अगर मैं कहूँ लीगल रीजनिंग क्या होती है, तो कुछ क्वेश्चन जैसे लिबर्टी का क्वेश्चन, शायद इधर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा कि डेमोक्रेसी की सुपीरियर वैल्यू कहाँ लाई करती है। आप इस क्वेश्चन को देखो, इसके ऑप्शन सेटिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कहूँ लीगल रीजनिंग, एलिमिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ। स्टेटमेंट नंबर 1 मुझे पता नहीं, दूसरा कह रहा है क्वेश्चन देखना, डेमोक्रेसी की सुपीरियर वर्च्यू कहाँ लाई करती है। इट इज़ टेलिंग कि एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को स्ट्रेंथन करने में जा रही है। अगर आपको आज के टाइम की न्यूज़ पता हो तो क्या ब्लेम किए जाते हैं आज के PM पर, एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ रहा है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, डिक्टेटरशिप की टेंडेंसी बढ़ रही है, राइट। तो ये तो डेमोक्रेसी की सुपीरियर वैल्यू नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है डेमोक्रेसी की वैल्यू, ना कि एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करना। दूसरा जो अगला C पार्ट है, ये कहता है सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन। पहली चीज़ यहाँ पर आपकी लीगल रीजनिंग ये कहेगी, क्या इन्फीरियर इंडिविजुअल अगर कोई है तो क्या उसके लिए डेमोक्रेसी नहीं है, जनता का शासन नहीं है। दूसरा ये चीज़ है हु विल डिफाइन, कौन बताएगा कि सुपीरियर कौन है। आप सुपीरियर हो, मैं भी सुपीरियर हूँ, हम सब अपनी नज़रों में सुपीरियर हैं, तो डिफाइन कौन करेगा कि सुपीरियर इंडिविजुअल जिसके पास डायनेमिज्म हो, विज़न हो, उसी के लिए ही डेमोक्रेसी एक्टिविटी में लेके आती है। फिर बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, इस चीज़ की क्या गारंटी है डेमोक्रेसी में। मान लो अगर बूथ से पार्टी वर्कर गायब हैं या फिर पार्टी वर्कर काम नहीं करते, मान लो किसी पार्टी में किसी एक पर्सन की, मान लो अभी कोई फादर है, उसका बच्चा पॉलिटिक्स में है, फिर उसके बच्चे पॉलिटिक्स में, तो क्या ये ज़रूरी है ये कैपेबल नहीं होंगे, ज़रूरी है कि पार्टी वर्कर हो तभी ये पर्सन काम करे, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी बहुत तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है, उसके लिए डेडिकेटेड पार्टी वर्कर होने की नीड नहीं है। तो अब बचा स्टेटमेंट एक ही, हालांकि ये JS मिल की स्टेटमेंट है। सेम वे में अगर मैं और कोई क्वेश्चन आपको बताऊं तो इधर कुछ पूछा होगा 2019 में, मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। अब जब आप पॉलिटी के क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको ये वर्ड दिखेंगे, आपको इस तरह के बहुत से वर्ड्स दिखेंगे पॉलिटी में। मैंने ये वर्ड्स आपको नोट भी कराए हैं। ये कैसे पता चलेंगे आपको प्रीवियस ईयर से, जैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन, डेफिनेशन, मीनिंग, डिफरेंस, तो पूछ ही रहा है। बेस्ट डिफाइंस, बेस्ट एक्सप्लेन्स, बेस्ट सेफगार्ड्स, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ट पर्पस, बेस्ट प्रमोट्स, सुपीरियर वैल्यू, सुपीरियर मीनिंग। ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करोगे एग्जामिनर का माइंडसेट। अब जैसे यही क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, ये कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स हु विल डिसाइड दिस टर्म, कि टायरनी चल रही है। ये डिसाइड कौन करेगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो टायरनी पैदा कर रहे हैं, आतंकवाद टाइप का कुछ मचा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, क्या ये आंसर सही है? प्रॉब्लम ये है कि रेस्ट्रेंट एब्सेंट हो, ठीक है, लिबर्टी होनी चाहिए, बट रेस्ट्रिक्शन को डिफाइन कौन करेगा? क्या कपड़े उतार के घूमना फ्रीडम है, लिबर्टी है? आपको आंसर मिलेगा नहीं। रेस्ट्रेंट, किसी को जाके मारपीट कर देना, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, क्या वो लिबर्टी है? आंसर मिलेगा नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ टू डू वट एवर वन लाइक, आप जाओ 7 लोगों को मारो, क्या वो होना लिबर्टी है? लॉ तो होना चाहिए, कानून का शासन तो होना चाहिए। बचा क्या? अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। अब ये देखो, ये वैसा सा ही है जो 2017 का पहला स्टेटमेंट था ना, तो इसे हम कहते हैं लीगल रीजनिंग। ये पॉलिटी में वर्क करती है। जो जुडिशरी के एग्ज़ाम है, CA के एग्ज़ाम है, उनमें लीगल रीजनिंग सब्जेक्ट है, राइट। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब एलिमिनेशन टेक्निक आप समझते हो, जैसे इस साल का मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन उठा लेते हैं, लैंड रिफॉर्म्स पे कोई क्वेश्चन पूछा, राइट। एलिमिनेशन क्या, जिसका कोई सिर पैर नहीं। लीगल रीजनिंग में क्या, आप अपनी रीजनिंग के थ्रू चीज़ों को सही या गलत प्रूव करते हो। वकील कोर्ट में क्या करता है, डिबेट करते हैं, उसे हम कहते हैं लीगल रीजनिंग। अब ये क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक। स्टेटमेंट नंबर 2
स्टेटमेंट नंबर 1 ये रैयतवाड़ी पे कहता है, ये परमानेंट सेटलमेंट पे कहता है। परमानेंट सेटलमेंट का क्वेश्चन और रैयतवाड़ी ये बहुत लंबे टाइम से पूछते आ रहे हैं। आई थिंक 1997 98 ये पूछा हुआ है। ठीक है, ज़मींदार फेल टू पे रेवेन्यू उस डेट से, तो उसको ज़मींदारी से हटा देंगे। ठीक है, अगर आप ये देखो 1987 का क्वेश्चन इनफैक्ट आपको आता होगा, यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस है, परमानेंट सेटलमेंट इफ़ ज़मींदार फेल टू पे देयर राइट टू सीज। पता है आपको, मूवीज़ तो देखी है, लगान भी देखी, आपको पता है कि लैंड रेवेन्यू लाना ज़रूरी है। लेकिन रैयतवाड़ी पे ना क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार। आप अगर ये टर्म देखो, क्वेश्चन देखो, तो आपको दिखेगा रैयतवाड़ी पे बहुत क्वेश्चन 21 टाइम्स, यहाँ भी पूछा, यहाँ भी पूछा, सब जगह है। बट आपको ना कहीं ऐसा नहीं मिलेगा जो इस क्वेश्चन में पूछा है कि पेजेंट्स यानी कि किसान वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट एंड नेचुरल कैलेमिटीज़। लगान मूवी आपको याद आएगी, 3 गुना लगान, क्रिकेट मैच जीतो अदरवाइज़ 3 गुना लगान दो। तो ये तो आपको पता है ना कि ये एक स्टेटमेंट गलत है। क्यों? इसका गलत होने का जो रीज़न है वो सिर्फ गट फीलिंग है, सिर्फ गट फीलिंग से आप ये चीज़ कर रहे हो। अब इन चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, जो हिस्ट्री है ना, मान लो आपके पास MSGP है, ये टेलीग्राम पे मैंने टॉपिक लिस्ट शेयर की हुई है, एक बार जाके देख लें। लेटेस्ट जो लिस्ट है वो मैं शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है, PYQs के इस तरह के इंडेक्स पे जाना है जिसमें आपको टॉपिक्स दिखेंगे। ये टॉपिक आप देखो इस तरह से दिख रहे हैं, जहाँ पे इस तरह की कुछ हेडिंग्स हो, MSGP की चाहे टेबल ऑफ कंटेंट है, इनमें आप देखना, आपको समझ आएगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। जो टॉपिक्स आपको दिखें कि इनसे बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और है, PYQs जो मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर करने ज़रूरी हैं। एक PYQ आपको दिखाता हूँ जो एक अलग वे में रिपीट हुआ है। 2024 में जब आप मूवमेंट्स वाला टॉपिक देखोगे, C राजगोपालाचारी ये वाला क्वेश्चन है, एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, हमें नहीं पता कि कौन सी पार्टी किसकी है। लेकिन अभी मैं आपको एक टर्म दिखाता हूँ, राजगोपालाचारी, जो मेंस में पूछी हुई है। मेंस के जो PYQs हैं आप इसमें देखो, राजगोपालाचारी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है 98 में। असेस द रोल ऑफ C राजगोपालाचारी ड्यूरिंग प्री पार्टीशन ईयर ऑफ इंडियन पब्लिक लाइफ। एक क्वेश्चन और पूछा है इन्होंने राजगोपालाचारी के ऊपर कि इनके ऊपर काइंड ऑफ शॉर्ट नोट आप लिख दो। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं राजगोपालाचारी पे, राइट। अब जो पहला क्वेश्चन है, जब इसे हम आंसर करते हैं ना, तो रोल में आप देखोगे लीडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी। तो जब भी आप ये पढ़ोगे, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ये आंसर मिलेगा। तो जब भी आप राजगोपालाचारी के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि स्वतंत्रता पार्टी इनकी है। तो अब PYQ से आपको ये समझ में आएगा, मेंस के PYQ से आपको ये पता है, प्रीलिम्स के PYQ से ये पता है कि ये अब इनकी ये वाली पार्टी तो नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। पेयर वाले क्वेश्चन हैं ये, इसमें मेंस PYQ काम आ रहा है। भारतीय जनसंघ, इतना ज़्यादा न्यूज़ में जनसंघ आजकल रहता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको ना पता हो तो एक क्राइम है। अब क्या बचा, ये आपको पता है कि दिस इज़ करेक्ट। सिर्फ एक स्टेटमेंट बचा है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, बाबू जगजीवन राम। आपको एक चीज़ पता है, या तो आंसर 1 है या 2 है। पेयर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप तिकड़म भिड़ाते हो तो कभी आपका आंसर सही हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा। अब कुछ लोगों ने रूल बनाया कि 4 में से अगर 2 गलत हो गए तो हमें B पर जाना है। वो आपके अपने तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, लेकिन वो मास्टरी आप कैसे करोगे? वो मास्टरी होती है सिर्फ PYQ की प्रैक्टिस करने से, उनको एसिमुलेट करने से। सिर्फ कर लिया 1-2 बार उससे नहीं होगा। अगर आप मुझे कहो कि तैयारी करनी PYQ की हेल्प से, मैं स्टैंडर्ड बुक लूँगा अपनी, साथ में पॉलिटी सपोज कर रहा हूँ या मॉडर्न हिस्ट्री कर रहा हूँ, तो मेरी जो स्टैंडर्ड बुक है वो बुक ओपन रहेगी, उसका चैप्टर ओपन रहेगा, राइट। इसके सपोज ये वाले पेज से ये वाले पेज नंबर तक है, बुक ऐसी होती है ना पेजेस, तो मान लो 50 से 100 पेज तक के किसी चैप्टर को मैं देख रहा हूँ, साथ में उसके PYQ लेके बैठूंगा। प्रिपरेशन के इस टाइम पे PYQs आपकी स्टैंडर्ड बुक को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इन्हांस करते हैं, इसकी कमियों को दूर करते हैं, आपको बचाते हैं कि आप एक बुक से दूसरी बुक पर ना स्विच करो, कॉन्फिडेंस आपको देते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज़ करते हो तो वो गेन आपको नहीं होगा। टेस्ट सीरीज़ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, एग्जाम मोड प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज़ काम आएंगी। वापस एक टाइम है जब टेस्ट सीरीज़ का रोल आएगा, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट का रोल आएगा, मैं अभी इस लेक्चर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। अब इस सब के बाद PYQ करने के बाद जो फाउंडेशन है, जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आप क्या करोगे? फाउंडेशन के लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड बुक्स देखनी है। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं,
अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। प्लस दूसरी एक टॉपिक लिस्ट है, ये टॉपिक लिस्ट आपको बनानी चाहिए, आप अपने हिसाब से अपडेट करो। जो 70 to 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ से चाहिए, इस वेबसाइट से आप ले लो, सिनॉप्सिस आइज की वेबसाइट में स्पेशल कोर्सेज में जाके चले जाना, 20 50 50 सीरीज़, ये सब नोट्स आपके नोट्स में होनी चाहिए। अब मान लो मैं जाऊँ मॉडर्न हिस्ट्री पे टॉपिक, देखो ब्रिटिश पॉलिसी से क्वेश्चन आया, ठीक है, कौन सा आया था, लैंड रिफॉर्म, कहीं आपको दिखेगा वाइट रेसिज्म, इकोनॉमिक पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म, लैंड टेन्योर, इससे क्वेश्चन आया, रैयतवाड़ी वाला। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। अब थीम्स देखो, ये सब्जेक्ट जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से क्वेश्चन देखने को। तीसरा क्या क्वेश्चन है, फ्रीडम स्ट्रगल में पर्सनैलिटी, इवेंट, पर्सनैलिटी, क्रोनोलॉजी। अब एक चीज़ और है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में ना पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, बुक एंड आइडियोलॉजी, ये चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट हैं, हालांकि एग्जाम में ले जाना इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इन चीज़ों को ध्यान देते हो तो आपको पता है कि क्वेश्चंस आपसे करते हुए बनेंगे। अगर मैं कहूँ मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सी थीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ आपको देखने को मिलेंगी डिटेल में। देखो ब्रिटिश पॉलिसीज़ क्या क्या हैं यहाँ पर जिनसे क्वेश्चंस पूछे हैं। इन जनरल ब्रिटिश पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछे हैं, फिर पुलिस एंड आर्मी रिफॉर्म से एक ही क्वेश्चन पूछा है शायद अभी तक, सॉरी ये मेंस मैंने ओपन कर दिया, मॉडर्न हिस्ट्री, ये रही ब्रिटिश पॉलिसी, मेंस में भी सारे पूछते ही रहते हैं, ठीक है। आप टॉपिक देख लो, ये टॉपिक लिस्ट है, राइट। तो प्री में आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी से बहुत सारे क्वेश्चन अलग से पूछे हैं, लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछे, बाकी ब्रिटिश पॉलिसी जो पुलिस हो गई, जितनी भी हैं सबसे आप एक साथ क्वेश्चन कर सकते हो। ये थीम्स हैं, आप देख लो, इन थीम को मैच कर लो, और जो ये मैंने आपको टॉपिक लिस्ट यहाँ दी है ये मैच कर लो। 3 क्वेश्चन तीनों इसमें से आ गए, और 2 आप लगभग कर सकते हो इन थीम्स पे अच्छे से कमांड करके। तो इंपॉर्टेंट थीम और स्टैंडर्ड बुक्स, ये तो आपका बेस होना चाहिए, प्लस PYQ से आप सप्लीमेंट करते हो। फिर एक चीज़ है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना करंट अफेयर्स पे। पिछले कई सालों से मैंने गाइडेंस सीरीज़ में यही बोला है कि डेली न्यूज़ पेपर अगर आप पढ़ते हो तो ये टाइम वेस्ट है। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो डिट्टो उस वीडियो की स्क्रिप्ट को आपको कॉपी करते हुए दिख जाएंगे। उसमें वीडियो में मैंने क्या बात की आपको क्लियरली बताता हूँ। हिंदू में अगर आपके 30 पेज हैं या 20 पेज हैं, और 20 पेज आपको 365 दिन पढ़ने हैं, और उसमें से अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बदले अगर आप 100 पेज की मैगज़ीन 12 पढ़ते हो और उसमें से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको पढ़ने का, इसको एग्ज़ाम में ले जाने का आपका रेट हाई होगा, पढ़ने का टाइम कम होगा, रिवीजन का टाइम कम होगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी। एक चीज़ जो चलती है ना, करंट अफेयर्स, हम ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। सिनॉप्सिस में ना जैसे हम PT 360 लॉन्च करते हैं, एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं कि सर हमने विजन का कर लिया है 365, तो क्या आपका भी करें, या आपका कर लिया तो उनका भी करें। नहीं यार, मत करो, एक जो आपने फॉलो कर लिया उस पर फोकस करो ना। टेस्ट सीरीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। टेस्ट सीरीज़ क्या, मंथली 1 या 2 फुल लेंथ टेस्ट कर लो ताकि आप एग्जाम मोड में रहो। उसकी हम थोड़ा यहाँ बात करेंगे डिटेल में। मेंटरशिप, आजकल बहुत सारे लोग मेंटरशिप दे रहे हैं। देखो मेंटरशिप का जो पर्पज़ है, 1 to 1 अगर कोई आपके साथ लगातार बैठ सकता है, देन दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ मेंटरशिप। मेंटरशिप के नाम पे क्या चलेगा, कोई आपको डेली प्लान दे देगा कि 1 जनवरी को ये करो, 2 को ये करो, 10 को ये करो, 15 को नहीं करना है। आपके पढ़ाई का तरीका अलग है, दूसरे के पढ़ाई का तरीका अलग है। इतनी ज़्यादा आपको स्पून फीडिंग क्यों चाहिए, दूध पीते बच्चे हो क्या। तो मेंटरशिप में अगर कोई आपको सिर्फ इसलिए चार्ज कर रहा है, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, सी फ्री इज़ मोर डेंजरस देन पेड। एक चीज़ ध्यान रखना, फ्री में कचरा यूट्यूब पे आप देखते हो। नॉट ओनली प्रिपरेशन, आप वैसे ही देख लो ना, यूट्यूब पे रोज़ कितने बिलियंस ऑफ मिनट्स के या कितने बड़ी ड्यूरेशन के वीडियोस अपलोड होते हैं। कितना काम की चीज़ है। वेबसाइट आप सर्च करो, कंटेंट ढूंढते रहोगे टॉपिक पे, ऑप्शनल के लिए अपने नहीं मिलेगा, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो जो इस तरह के टारगेट हैं, मेंटरशिप में आपको कोई कह रहा है अच्छा पॉलिटिका आज इतना हो गया, कॉल करके कि आज 10 पेज पढ़ लो, कल 15 पढ़, ये सब फालतू चीज़ें हैं, टाइम वेस्ट होगा। फिर हम हैंड रिटन नोट्स या तो अपने बनाने में वेस्ट करते हैं, दूसरों को रेडीमेड लेने में। क्यों भाई, क्यों करना है। आपको बनना IAS है, कंट्री का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम निकालना है, और मेहनत नहीं करनी, शॉर्टकट ढूंढने। क्यों ढूंढने हैं, सी मेरा इतना एफर्ट मारने के बाद भी फाइनल लिस्ट में नेम नहीं है, चाहे वो 6 नंबर से मिस हुआ हो, चाहे 22 से, चाहे 11 या 12, जो ये 3 अटेम्प्ट की ये कहानी है। तो शॉर्टकट से तो आप भूल जाओ। 1 या 2% जिनको डायरेक्टली शुक्र ही देख रहा होगा ना, या चंद्रमा बिल्कुल 9th हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी के जो ग्रह होते हैं उसमें बैठा होगा, भाग्य आपका सुप्रीम हो, तभी आप निकल सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो।
तो ये सब अगर आप इन चीज़ों में पड़ गए ना, मेंटरशिप, डेली प्लान, हैंड रिटन नोट्स, तो आप अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हो। ये चीज़ आप माइंड करना। मेंटरशिप अगर कोई आपको 1-to-1 दे रहा है ना तो ठीक है, लेकिन उसमें आप उसको कितना पेमेंट कर दोगे एंड सामने वाले के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव क्या होगा, वो कभी चीज़ नहीं आएगी। ये क्या हो सकता है, या तो आपका कोई नोन हो, भाई बहन हो, रिलेटिव हो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं। फिर रिवीजन करने से आती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम मोड प्रैक्टिस में ये आपको PYQ से नहीं आएगा। आप कितने भी PYQs कर लो, कभी ये चीज़ नहीं होगी। कितने क्वेश्चन करने, 30 करने हैं, 40 करने, 50 करने, 70 करने, 90 करने हैं, कहाँ पे आपका ऑप्टिमा आता है, सही गलत को आपको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, वो टेस्ट सीरीज़ से आएगा। चाहे कितनी भी कचरा टेस्ट सीरीज़ हो, उसके लिए आपको 2 टेस्ट विज़न के लगा लेने हैं, 2 सिनॉप्सिस के, 2 इनसाइट्स के, जो मन करे। कोई 4 कोचिंग के 2-2 टेस्ट लगा लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इंटरनेट पे सब कुछ फ्री मिलता है, नहीं तो करोल बाग मार्केट से मंगा लो। फिर एक चीज़ जो पिछले कुछ सालों से जब हीट वेव दिख रही है, वेदर यानी कि मौसम के हिसाब से अडेप्ट करो। इस बार एक चीज़ देखने को मिली कि कई बार जो एग्ज़ाम था ना, जो बेंचेस थी, उन पे बैठते ही स्टूडेंट्स को तशरीफ़ में काफ़ी जलन मिली, क्योंकि इस बार हीट वेव बहुत थी नॉर्थ इंडिया में। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बैठे हो, ये मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, आप बैठे हो बिल्कुल मफलर वफलर बांध के, खिड़की खोल के, तब तैयारी करो। मफलर जो सर्दियों वाले नहीं, गर्मियों वाले जो होते हैं ना, सफ़ेद वाले पतले तौलिया, वो, डिहाइड्रेशन मत होने दो, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखो। घर पे उसी वे में तैयारी करो। AC में तो छोड़ो, पंखे में भी तैयारी नहीं करनी। लू चल रही है, लू में बैठ के एग्ज़ाम दो जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल तो हो सकता है आपको वैसे ही मिले। फिर आप एक सिली मिस्टेक के लिए रजिस्टर रखोगे। सिली मिस्टेक्स किस किस तरह की हो सकती हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप यहाँ पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कि 20 टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती है। 20 सिली मिस्टेक्स आप देखो एंड नोट करो कि आपकी सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं। मान लो आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दे रहे हो, जैसे मान लो ये 1935 के एक्ट का क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया, तो उसकी सिली मिस्टेक का रीज़न ये है कि आपने रिवाइज ढंग से नहीं किया। राइट अगर आप राजगोपालाचारी वाला क्वेश्चन रॉन्ग कर दे रहे हो, तो उसकी सिली मिस्टेक ये है कि वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना था, आपको लीव छोड़ देना था। और अगर आप परमानेंट सेटलमेंट वाला क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत कर दे रहे हो, इसका मतलब आपने एलिमिनेशन टेक्निक्स पे ढंग से काम नहीं किया है, आपको आती नहीं है, आपने मेहनत नहीं की एनफ। तो एक आप ये रजिस्टर रखो, आप देखो कि मेरी किस तरह की सिली मिस्टेक हो रही है। क्या मैंने क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ने में गलती कर दी, क्या मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ लिया, स्टेटमेंट ही नहीं समझा, उसमें सीधे सॉल्व करने में चला गया, ओवर थिंकिंग कर ली। ऐसे 10-12 तरह की सिली मिस्टेक्स हो सकती है, वो वीडियो देख लेना जो मैंने बताया। फिर आती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, हो सकता है पॉलिटी की बुक पढ़ने में फर्स्ट रीडिंग में 30 to 60 डेज लगे। अगर आप बिना भूले या बिना डिले किए आप इस बुक को रिवाइज़ करोगे, तो नेक्स्ट टाइम ये हो सकता है आपको 40% टाइम लगे, उसके बाद ये आपका 25% टाइम लगे। जब आप 10वां या 12वां या 15वां रिवीजन कर रहे होगे, अगर कर ले जाओ इतने, तो आपको मैक्सिमम 2 डेज़ में पॉलिटी रिवीजन हो सकता है। मेरे लिए पॉलिटी का रिवीजन टाइम बुक से, नॉट हैंड रिटन नोट्स, बुक से एग्ज़ाम के पहले 6 से 8 घंटे, 10 घंटे आप मान लो, ऑलमोस्ट इतना है। बुक इतनी बार पढ़ी हुई है ना, 25 से 30 बार बुक पढ़ी हुई है, तब जाके ये चीज़ होगी। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे UPSC में लगाओ। स्लीप साइकिल भी आपके पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आती है। आप एग्ज़ाम से पहले अपनी स्लीप साइकिल को मोल्ड नहीं कर सकते। अगर आप बिल्कुल रात्रिचर प्राणी हो, सुबह एग्ज़ाम के टाइम पे आपको सोने की आदत है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसमें करेक्शन करने के लिए आपको 3 से 4 मंथ पहले एटलीस्ट काम करना शुरू कर देना चाहिए। जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं वो भी कहते हैं कि 66 डेज़ लगते हैं किसी चीज़ को ठीक करने में। पहले 1/3 इसमें से पहले 22 दिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, दूसरे 22 दिन ठीक ठाक रहेगा, तीसरे 22 दिन स्मूथ होंगे, फिर आपका हैबिट में आ जाएगा वो। फिर हेल्थ पर आपको ध्यान देना है, फिजिकल और मेंटल दोनों टाइप की हेल्थ पर। जो एग्ज़ाम है ना, आपको मेंटली टेस्ट कर रहा है आजकल। कभी अलग न्यू टाइप के क्वेश्चंस दे रहा है, कभी वन लाइनर पूछ ले रहा है, कभी एलिमिनेशन ले आ रहा है, कभी एलिमिनेशन गायब कर दे रहा है। क्यों? मेंटल हेल्थ। फिर आप देखोगे स्टूडेंट्स का पोस्चर ना कुछ ऐसे हो जाता है, ये आप खड़े हो, ये तोंद है, ये पोस्चर नहीं बनाना है। राइट ये आप नहीं करोगे, इस पर आपको कंट्रोल रखना है।
आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करने के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ पे भी काम करना है। अगर आप आलस में पड़े रहोगे, नींद आती रहेगी, तो फिर कुछ नहीं होगा। उसके लिए स्लीप साइकिल और हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंस्टा, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इंस्टा की आईडी दो। मैं यूज़ नहीं करता हूँ इंस्टा, फेसबुक पर नहीं हूँ। आई एम क्या कहते हैं वो, अनअवेलेबल पर्सन, घोस्ट ऑन सोशल मीडिया हूँ ही नहीं। और होऊंगा भी तो फेसबुक शायद मैंने पिछले 3-4 साल पहले यूज़ किया होगा, या साल में एक बार कभी देख लिया कि चलो ठीक है। 3 बर्थडे की कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे एक बार फेसबुक लॉगिन करने पे मिल जाती है। आप समझो क्या हाल है। तो हैबिट्स में आपको जो स्क्रॉलिंग है ना, ये स्क्रॉलिंग एक इडियट बॉक्स, आज की डेट में टीवी नहीं है, मोबाइल है, उससे थोड़ा बचना है। और अल्टीमेटली जो मिस्टेक्स हैं उनको आप रिपीट नहीं करोगे। इट इज़ ओके टू डू मिस्टेक्स। हम सब ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं, हम सब ज़िंदगी में गलतियों से सीखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम उन्हीं गलतियों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। हमने इतिहास से यही सबक सीखा है कि हम इतिहास से कोई सबक नहीं लेते। वी हैव लर्नड फ्रॉम द हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। तो ये गलती नहीं करनी है। और एंड में एक लास्ट एडवाइस मेरी अभी भी है कि अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम में आप कट ऑफ से काफ़ी दूर हो, तो उस केस में आप एक अटेम्प्ट का ब्रेक ले सकते हो। फैमिली कंडीशन एनालाइज करो। इस एग्ज़ाम को निकालना ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम को निकालने में अपनी ज़िंदगी ख़राब ना कर लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली जो ये कमेंट था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी मेरे हिसाब से, उनको मैं इस लेक्चर में आंसर कर पाया हूँ। एंड में एक चीज़ ध्यान रखो, सिलेक्शन हो गया तो भी कोई बहुत तगड़ी तोप नहीं बन जाओगे, और फेल हो गए तो भी लाइफ में बहुत कुछ लूज़ नहीं कर दोगे। आपको एफ़र्ट मारने अपने। अगर आप अपने एफ़र्ट्स नहीं मार सकते ढंग से, 100% ऑनेस्ट एफ़र्ट्स, तो फिर आप रेस में ऑलरेडी बाहर हो, चाहे भले ही आप सेलेक्ट क्यों ना हो जाओ। बी ऑनेस्ट, हैव फेथ ऑन गॉड, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। अपने एफर्ट्स पर भरोसा रखो। सिलेक्शन नहीं होगा तो लाइफ में बहुत कुछ कर जाओगे, लेकिन अभी जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टू मेक फोकस ऑन वन थिंग। सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। अभी जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक मत सोचो कि हाँ हम बहुत बड़े फिलोसोफर बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे। अब बहुत सारे कोचिंग में टीचर्स ये चीज़ सिखाते ही है ना, यूपीएससी निकल गया तो ठीक है, नहीं निकल गया तो भी बढ़िया इंसान बन जाओगे। इंसान बढ़िया नहीं बन जाओगे, एक डिफ़िकल्ट लाइफ हो जाएगी यूपीएससी में फेल हो गए तो। लेकिन क्योंकि आपने एग्ज़ाम चूज़ किया है, ये लाइफ चूज़ की है, उसके रिजल्ट्स के लिए चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, एंड आप ही को वो चीज़ आगे ले जानी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।